हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। साथियों, ये हमारी जो है दूसरी कक्षा है आधुनिक भारत का इतिहास, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ पिछले अभी एक कक्षा हो चुकी है आधुनिक भारत। आप उसको नहीं देखे तो उसको पहले देखिए। उसमें हमने बहुत विस्तार से चर्चा किया था कि किस तरीके से यूरोपीय कंपनी जो है वो भारत आती है, यूरोपीय कंपनियां भारत आती है। जैसे 1400 मैंने उसमें एक बात का अध्ययन बहुत ही विस्तार से चर्चा किया हुआ था, किस तरह से भूमध्य सागरीय मार्ग बाधित होता है। भूमध्य सागरीय मार्ग बाधित होने की वजह से जो है भौगोलिक खोजों का एक नया दौर शुरू हुआ और उसी क्रम में बहुत सारी कंपनियां जो है भारत आती है व्यापार के उद्देश्य से। साथ ही उसी टाइम पे, लगभग उसी टाइम पे, जब आप आधुनिक भारत का इतिहास जहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, मानते हैं लगभग 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उस टाइम से 1707 से मुगल साम्राज्य था भारत में, उसका पतन होने लगता है। और उसके पतन के परिणाम क्या होता है कि भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य, जिसमें हमने चर्चा किया था पिछले वीडियो में, और उसको हम एक एक करके देखेंगे अगले वीडियो में। तो जैसे कि छोटे छोटे राज्यों में मैं नाम लूँ एक दो का, तो पंजाब हुआ, अवध हुआ, हैदराबाद, मैसूर, ये सब, जो कर्नाटक वगैरह, इस सब राज्यों का उत्थान हो जाता है, और बंगाल वगैरह का। एक तरफ आप देखिए, एक तरफ पुर्तगाली कंपनी यहाँ पे व्यापार के उद्देश्य से आती है, सॉरी पुर्तगाली मैंने बोल दिया, यूरोपीय कंपनियां जो थी, बहुत सारी कंपनियां इसमें, जैसे कि आप मान सकते हैं, देख सकते हैं, पुर्तगाल है, डच, अंग्रेज, डेनिश, इन सब, ये सब कंपनियां जो है भारत में व्यापार के उद्देश्य से आती है। तो दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य का पतन के परिणाम स्वरूप यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों का क्या उत्थान होता है। यहाँ तक तो हम लोग पिछले कक्षा में चर्चा कर लिया था। अगला कक्षा जो है यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन होता है, ये मैंने आगमन का सिर्फ क्रम लिख दिया है आपको। इसको आप जब आप नोट्स में लिखिएगा तो आप लिखिएगा कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन का जो क्रम है वो देखिए किस तरीके से है। सबसे पहले तो पुर्तगाल आते हैं 1498, जैसा कि आप जानते हैं 1498 में वास्को डी गामा जब भारत आता है तो पुर्तगाल आते हैं, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसी। ये इनके आने का क्रम है। एक यहाँ पे आपको मैं होमवर्क देना चाहता हूँ, और वो है कि आप इनके जाने का, वापस जाने का, जैसे भारत छोड़ के जब ये वापस जाते हैं तो वो जो वापस जाने का क्रम है वो क्या है, वो आप कहीं से खोज के निकालिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। तो अब देखिए, अभी तक तो हम लोग पिछले कक्षा में थे, अब हम इस कक्षा में आते हैं कि यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन का क्रम है वो किस तरीके से है, और एक कंपनी अपना पहला फैक्ट्री क्या डालती है, कहाँ डालती है, इनका कुछ कार्यों पर हम लोग चर्चा करें। और फिर आप देखें कि किस तरीके से इंग्लिश कंपनी, ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो उसका एकाधिकार हो जाता है किस पे, भारतीय व्यापार पे। और साथ ही जब उसका भारतीय व्यापार पे लगभग एकाधिकार होता है तो किस तरह से वो राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगती है और धीरे धीरे करके पूरे भारत को अपने गिरफ्त में ले लेती है, अपने कब्जे में ले लेती है और भारत को गुलाम बना देती है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले पुर्तगाल से। मुश्किल से 15 मिनट के आसपास का वीडियो होगा। थोड़ा सा यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है दिल्ली में इस समय, और लगभग अभी रात का 2 बज रहा होगा, लगभग 2 बज रहा होगा। तो पंखा उंखा बंद करके रिकॉर्ड करना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप भी करिए। अगर कुछ वॉइस वगैरह में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा हो तो आप कोऑपरेट करिएगा। तो सबसे पहले हम पुर्तगाल के बारे में चर्चा करते हैं एक एक करके। ये मैंने इसलिए लिख देता हूँ कि आप इसको, आपके लिए ये बहुत ही लाभदायक है। अब दूसरा, मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि एक कॉपी इसके लिए रखिए कि आपका शॉर्ट नोट्स साथ साथ तैयार हो रहा है, और एक रखिए कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखने के लिए, ताकि आप अगर विस्तार से लिख रहे हैं तो आपको वो आप भूल ना पाए, आपको याद करने में परेशानी ना हो, पढ़ने में परेशानी ना हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुर्तगाल। पुर्तगाल जो है वो प्रथम फैक्ट्री जो अपन डालता है कहाँ पे, कोचीन में 1503 ईस्वी में। पुर्तगाल 1498 में आता है पुर्तगाल, और पुर्तगाली जो पहला कंपनी जो थी वो पहला अपना फैक्ट्री डालती है कहाँ पे, तो कोचीन में 1503 ईस्वी में अपना पहला फैक्ट्री डालती है। इसका प्रथम गवर्नर की बात करें तो प्रथम गवर्नर जो था, इन सारे बातों को आपको एक एक करके लिखना है, तभी आपका नोट्स जो है वो कंप्लीट होगा। प्रथम गवर्नर पुर्तगालियों का जो प्रथम गवर्नर था पुर्तगाल कंपनी का, वो फ्रांसिस डी अल्मेडा था। इन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा आपके समक्ष कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी में ये जो कंपनी थी, पुर्तगाली कंपनी थी, इसका जो पुर्तगाल गवर्नमेंट थी, जो पुर्तगाली गवर्नमेंट थी, उनका कहना था कि आप वहाँ पे व्यापार सिर्फ न करें, आप जो हिंद महासागरीय क्षेत्र है कुछ ऐसा करें कि हिंद महासागरीय क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले। तो ब्लू वाटर पॉलिसी में इन लोगों ने यही किया कि हिंद महासागरीय क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया।
तो बेसिकली ब्लू वाटर पॉलिसी जो था वो फ्रांसिस डी अल्मीडा के द्वारा अपनाया गया था। और ब्लू वाटर पॉलिसी में यही था कि हिंद महासागरीय क्षेत्र, जो हिंद महासागरीय क्षेत्र, आप गौर करें कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैप बनाना चाहूँगा, जैसे कि अगर आप, मैं ऐसे जनरली मैप बना देता हूँ थोड़ा बहुत, आप इसको ध्यान में रखिए। जैसे ये अगर मैं इसको मान लेता हूँ इटली वगैरह को, अगर मैं इसको यहाँ पे पुर्तगाल जो आप देख सकते हैं, और ये हम भूमध्य सागरीय को अगर मान लेते हैं, ये हम भूमध्य सागर को मान रहे हैं यहाँ पे जनरली में, और ये अगर आपका, ये अगर हम अफ्रीका मान लेते हैं, तो ये वाला जो मार्क था, अगर यहाँ पे भारत है, यहाँ पे भारत है, तो ये हमारा अरब सागर है, ये हमारा अरब सागर। और जो व्यापार के उद्देश्य से जो कंपनी आती थी, उसका उस समय का रास्ता जो था शायद नीचे से नहीं देखते, अफ्रीका होकर यहाँ से आती थी। तो अगर ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत इन लोगों ने हिंद महासागर पर कब्जा किया, तो भारत के व्यापार पर कब्जा करना, एक तरह से भारत के पूरे व्यापार को अपने नियंत्रण में लेना चाह रहे थे। तो ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब यही था कि हिंद महासागरीय जो क्षेत्र है उसको अपने नियंत्रण में ले ये लोग, कौन, पुर्तगाल। आगे देखिए, इन लोगों ने कुछ कार्य भी किए, जैसे 1556 में भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जो विकास हुआ उसका श्रेय इन्हीं को जाता है, पुर्तगालियों को जाता है। 1556 में इन्होंने अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है गोवा में डाला था, 1556 ईस्वी में। कार्टेज आर्मेडा एक गवर्नर थे, अल्बुकर्क करके, ठीक है, क्या नाम था आप याद रखिए, क्योंकि भारत में पुर्तगाली जो शक्ति थी, उनका वास्तविक संस्थापक अगर हम किसी को मानते हैं तो वो अल्बुकर्क ही था। अल्बुकर्क जो गवर्नर था उसी को वास्तविक संस्थापक मानते हैं पुर्तगालियों का, ठीक है। आगे आप देखिएगा, उन्होंने क्या किया कि जो अल्बुकर्क नाम का गवर्नर था, उन्होंने पुर्तगाली जो पुरुष थे उनको प्रोत्साहित किया कि आप भारतीय महिलाओं से शादी करें, विवाह करने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि भारत पे जो अपना प्रभुत्व है उसको बनाए रखे और उसको और बढ़ाए, उसमें बढ़ोतरी करे, जो प्रभुत्व था उनको बढ़ाए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया पुर्तगाली पुरुषों को। अगला पॉइंट है कार्टेज आर्मेडा पद्धति। कार्टेज आर्मेडा पद्धति क्या था? तो इसके तहत आप हिंद में, जैसे अभी मैंने बताया था, अगर आप भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं तो जो भी आप अरब सागर से जो नाव लेकर आते हैं, व्यापारिक नावें जो थी, उसको क्या करना पड़ता था, उसको पुर्तगालियों से परमिशन लेना पड़ता था। विदाउट परमिशन अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो उस पर फाइन लगा देते थे ये लोग। तो ये पद्धति जो था इन्होंने अपनाया था, और इन सब की वजह से ही इनका जो शत्रु थे, इनके शत्रुओं की संख्या में वृद्धि हुई, और लास्ट में इसी की वजह से इनका जो प्रभुत्व है वो लगभग समाप्त हुआ। तंबाकू की खेती का जो श्रेय है पुर्तगालियों को दिया जाता है। तंबाकू की खेती के साथ साथ यूरोप का जो भवन निर्माण कौशल पद्धति था, उसका श्रेय उसको भी उन्होंने भारत में लाया था, इन्होंने ही भारत में लाया था। साथ ही कुछ यूरोपीय चित्रकला थी, उसको भी इन्होंने ही भारत में लाया था, तो उसका श्रेय भी इन्हीं को जाता है। तो इस तरह से पुर्तगाल के बारे में हम लोगों ने 4-5 पॉइंट में देख लिया कि इन लोगों ने कब फैक्ट्री डाला था, कौन सा गवर्नर थे प्रभावी गवर्नर, फिर उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का विकास कैसे किया, कार्टेज आर्मेडा पद्धति, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, साथ ही तंबाकू की खेती के साथ साथ भवन निर्माण कौशल की पद्धति, साथ ही क्या यूरोपीय चित्रकला के बारे में मैंने चर्चा किया। अगला जो कंपनी है वो डच है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ अध्ययन नहीं करना है पुर्तगालियों के बारे में, इतना इनफ है। डच के बारे में हम बात करें तो डच में मुसल्लीपट्टनम में इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री डाल रहे हैं। मुसल्लीपट्टनम में 1605 ईस्वी में इन्होंने अपना पहले फैक्ट्री डाला। डच कंपनी जो थी वो पहला फैक्ट्री अपना यहाँ पे डाल रही है, ठीक है। भारतीय वस्त्र के इन्होंने, जैसे कि पुर्तगालियों के बारे में मैं बोलूँ तो इन्होंने मसाला को अपना प्रमुख व्यापार के तौर पर लिया। प्रमुख व्यापारी लोग मसाला यहाँ से खरीदते थे, लिया के यूरोप में बेचा। मसाला की जगह पर भारतीय वस्त्र जो है उसका महत्व दिया, उसके निर्यात पर इन्होंने बल दिया, और भारतीय वस्त्र को ही निर्यात का प्रथम इन लोगों ने उसको इम्पोर्टेंट दी, भारतीय वस्त्र को। साथ ही आप एक बात और इसमें जानने वाली चीज है कि डच कंपनी जो था, डच कंपनी का नेतृत्व जो करते थे इन्होंने, उसका जो संचालन करते थे वो भारत में से न होकर के इंडोनेशिया से करते थे। इंडोनेशिया में इन्होंने भी अपना कंपनी डाला था और वहां से ही इसका संचालन किया करते थे। डच कंपनी में इससे ज्यादा कुछ जानने वाला है नहीं। 1759 में बेदरा के युद्ध हुआ। बेदरा के युद्ध में इन्होंने हारा और सब कुछ खो के यहाँ से लगभग ये लोग वापस चले जाते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे अंग्रेजों के बारे में। अंग्रेज 3 नंबर पर आते हैं, जैसे कि पुर्तगाल, डच और अंग्रेज 3 नंबर पर आते हैं। और लास्ट में अब देखिए लगभग, अब मैं ये बात मैंने अभी बताया नहीं, मैंने पहले बोला था कि लास्ट में पुर्तगाल यहाँ से जाते हैं। आपको ये इसका जो क्रम है वो आपको ढूंढ के निकालना है कि कौन सा कंपनी कब वापस जाती है।
अंग्रेजों के बारे में मैं बात करूं तो अंग्रेजों के बारे में 1599 में वहां पे ब्रिटेन में इस कंपनी का निर्माण होता है। इस कंपनी का स्थापना जो होता है 1599 में होता है और 15 साल के लिए व्यापारिक एक अधिकार देके उनको भेज दिया जाता है कि कंपनी को कि आप जाइए ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करिए। लेकिन अभी 15 साल पूरा भी नहीं होता है। 1609 ईस्वी में इसको 15 साल के लिए पहले भेजा गया था, 15 साल में आप 15 साल के लिए जाइए व्यापार करने के लिए, लेकिन उसको उस काल को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया और 1609 ईस्वी में उस काल को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। अब आगे की बात हम करते हैं तो आगे की बात में इन्होंने 1608 ईस्वी में, उस समय मुगल सम्राट जहांगीर हुआ करता था, 1608 ईस्वी में सूरत में इन्हें अपना पहला फैक्ट्री डालते हैं। सूरत में इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री डाला। 1717 ईस्वी में फारुखशियर जो शाही फरमान जारी करता है, 1717 ईस्वी में फारुखशियर जो था वो शाही फरमान जारी करता है। शाही फरमान के तहत 3000 रुपये वार्षिक सालाना देकर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बंगाल का जो था वो बंगाल में मुक्त व्यापार करने का अनुमति प्राप्त कर ली। मुक्त व्यापार करने का अनुमति इन्होंने प्राप्त कर ली 3000 रुपये वार्षिक सालाना देकर। और किसके शाही फरमान पे? फारुखशियर के शाही फरमान पे इन्होंने। एक बात मैंने शुरू में चर्चा करना भूल गया, आप उस बात को ध्यान रखिएगा कि ये जितनी सारी कंपनियां जो थी इन्होंने जैसे कि अपना पहला फैक्ट्री डाल रहे हैं। फैक्ट्री कहने का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि वहाँ पे कुछ उत्पादन हो रहा है, कुछ वहाँ पे बनाया जा रहा है, कुछ नहीं। ऐसा एक स्थान था उसको घेर दिया जाता था, उसमें वो उत्पादन का केंद्र नहीं है। क्योंकि ये यूपीएससी में पूछा, ये एग्जाम में सिविल सर्विस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, शायद पीसीएस में पूछा हुआ है, लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये जो फैक्ट्रियाँ थे उत्पादन का केंद्र थी या नहीं थी, ये सेंटेंस था। तो ये उत्पादन का केंद्र बिल्कुल नहीं थे। इन लोगों ने क्या करते थे कि सामान को खरीद कर वहाँ पे रखते थे और वहाँ से पार्सल करते थे, निर्यात करते थे यूरोप में। बस यही काम था। वहाँ पे इन लोगों के रहने के लिए से अधिकारी अगर कोई है तो उनको रहने के लिए जो क्वार्टर बनता है वो बनाया गया था। ये सब चीज़ें वहाँ पे थी। उत्पादन का केंद्र बिल्कुल नहीं था ये। तो इस तरह से आप देख लिए 3 नंबर कंपनियां फारुखशियर के, मैंने यहाँ तक चर्चा कर दिया था अंग्रेजों तक। चौथे नंबर पे डेनिस आता है। डेनिस में कुछ नहीं है। इन्होंने 1621 ईस्वी में ट्रंकोबार में इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री डाले और कुछ ही दिन में ये सब कुछ बेच के ब्रिटेन के हाथ बेचकर वापस चले जाते हैं। इसमें कुछ जानने वाला नहीं है। 5वीं जो कंपनी है वो इसकी स्थापना हो जाती है 1600, जैसे मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया 1664 ईस्वी में। यहाँ पे जब लुईस 14वां वहाँ पे शासन कर रहा था तो उस समय क्या होता है कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हो जाती है। लेकिन ये भारत में आते हैं 1668 ईस्वी में और सूरत में अपना उसी समय पे सूरत में अपना क्या पहला फैक्ट्री डालते हैं। गवर्नर हुआ करता था डुप्ले इसका गवर्नर हुआ करता था। डुप्ले बहुत ही प्रभावशाली गवर्नर था। यह बात आप याद रखिए क्योंकि इन्होंने ही आगे चल के हम जब चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे किस तरह से ये प्रभावशाली गवर्नर था। आगे इन्होंने बढ़ा कि इन लोगों ने क्या किया कि आप जैसे व्यापारिक अधिकार के लिए इनमें ये कंपनी कमजोर पड़ गई क्योंकि ये इतना शत्रु बना ली कि ये कंपनी अपने आप कमजोर पड़ गई। साथ ही ये दोनों का तो महत्व आप देख सकते हैं, कुछ खास महत्व था नहीं। अब मैं यहाँ पे अंग्रेज की बात कर रहा हूँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये और फ्रांसीसी, ये 2 ही कंपनी थे जो आपस में टकराए। कुछ मुद्दा यूरोप को लेके तो कुछ भारतीय मुद्दों पे। और इनमें जैसे मैंने कल चर्चा किया हुआ था कि कर्नाटका जो युद्ध होता है, 3 कर्नाटका युद्ध, इन्हीं दोनों के बीच होता है, इन्हीं दोनों के मुद्दे पे होता है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। वो इन्हीं अंग्रेज और फ्रांसीसियों में हो रहा है। तीनों का मैंने सन भी कल बताया हुआ था कि 46 से लेके 48, 49 से लेके 54 और 56 से लेके 63। इस तरह से ये तीनों वार होते हैं। मैंने बताया हुआ था कौन सा वार किस संधि से खत्म होता है, ये भी मैंने कल चर्चा किया हुआ था। आप पिछले वीडियो को अगर नहीं देखे तो पहले उसको जाइए देखिए, उसका नोट्स बनाइए, फिर यहाँ तक आइए। साथियों थोड़ा सा गर्मी को वैसे प्रॉब्लम है, इसलिए रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा नहीं बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, बार बार कट जा रहा है, पसीना का वैसे हालत ख़राब हो जा रहा है क्योंकि गर्मी आज दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही है गर्मी का लेवल, और रात में 2 बज रहा है, इसमें पंखा बंद भी है तो इसीलिए और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। बट डोंट वरी, उसका कोई टेंशन मत लीजिए, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो ये बातें क्या थी कि हमने चर्चा कर दिया लगभग 5 कंपनियों के बारे में कि कौन कब आते हैं जाते हैं, या आप बताइए किसका कौन सा काम है। अब देखिए, आप जैसे कि जानते हैं लास्ट में क्या होता है कि जब ये लास्ट में लगभग 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसी कंपनी हारती है और भारतीय व्यापार पे एकाधिकार हो जाता है। किसका? भारतीय व्यापार पे एकाधिकार होता है अंग्रेजों का। और इस तरह से लास्ट में आप देख सकते हैं कि 5 कंपनियां तो आई थी, लेकिन 2 कंपनियां तो पहले ही लगभग सरेंडर कर दी थी। डेनिस ने तो पहले से बेच के निकल गए।
पुर्तगालों का जो महत्व था वो भी कम हो गया, इनका वर्चस्व कम हुआ। इन दोनों में जब वार होता है, कर्नाटका वार, तो 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई में इन्होंने भी हार का सामना किया, और हार का सामना किया। व्यापारिक एकाधिकार जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब व्यापारिक एकाधिकार कर लिया तो फिर इन लोगों ने अब राजनीतिक तौर पर हस्तक्षेप करना स्टार्ट करते हैं, और एक एक राज्य को करके, जो भी मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जो राज्यों का उत्थान हुआ है उन राज्यों को एक एक करके जीतेंगे, और जीत के पूरे भारत को, संपूर्ण भारत को अपने गुलाम बनाएंगे। तो किस तरह से एक एक राज्य करके जीतते हैं, क्या रीजन है कि बंगाल को ही पहले जीतना स्टार्ट करते हैं। बंगाल में क्या रीजन था, बंगाल में कुछ ऐसा दिखा इन लोगों को जो बंगाल से स्टार्ट किया इन लोगों ने। तो इन सब बातों को हम लोग अगले क्लास में एक एक करके एक एक स्टेट को देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने बंगाल को जीता, बंगाल के जीतने के बाद से किस तरह से अगला स्टेट जीत रहे हैं, फिर अगला स्टेट जीत रहे हैं, एक एक करके सारे स्टेट को जीत के और संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार जमा रहे हैं। उन बातों पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही रोक रहा हूं मैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको लाइक करिए इस वीडियो को, और आप चैनल पे नए हैं तो आप ज्वाइन करिए हमें। साथ ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब थैंक यू सो मच।